वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट जो हमारा है, इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कभी कभार इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, इजी आते हैं, लेकिन बस आपको अगर पता नहीं है तो दैट इज़ टफ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज बाईलेटरल डुओपोली। तो बाईलेटरल डुओपोली एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, जैसे कि एक होता है, मैं आपको पूरे चैप्टर में कुछ चीज़ें होंगी मैं उनको एक बार में ही बता देता हूँ। एक आएगा पोली वर्ड, ठीक है, एक आएगा मोनो वर्ड, ठीक है, एक आएगा मोनो वर्ड, एक आएगा पोली। ठीक है, और जैसे कि एक होता है डुओ, ठीक है, तो एक होता है क्या बोलते हैं जाकर ओली वर्ड, ठीक है, और एक आएगा बाइलेटरल। इन वर्ड को याद रखेंगे ना, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, पूरी मार्केट इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, और पोली का मतलब आएगा जाकर भाई मेरे क्या बोलते हैं जाकर दो, मतलब दो से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर पोली का मतलब दो से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर पोली का मतलब होगा भाई मेरे क्या बोलते हैं जाकर सेल करने वाला। कौन? सेल करने वाला। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल करने वाला। अगर वर्ड लिख कर आया मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब था सेल, मतलब बेचना, यानी कि एक बेचने वाला। बात पल्ले पड़ी। देखो, मोनो और पोली, यानी कि मोनो का मतलब एक है और पोली का मतलब बेचने वाला, तो एक बेचने वाला, बात पल्ले पड़ गई। इसी प्रकार से डुओ का मतलब होता है दो, और बाइलेटरल का मतलब होता है बाई मतलब दो। ठीक है, यहाँ पर लिटरल वो बात की बात करेंगे, अभी बस इतना समझिए जितना मैंने बताया है। ठीक है, आपको याद भी रहेंगे और क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि डुओ का मतलब होता है दो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ बाइलेटरल डुओपोली। ठीक है, तो डुओ का मतलब हो गया भाई मेरे दो, पोली का मतलब क्या हो गया? बेचने वाला। ठीक है ना, तो जब कभी भी आपके सामने डुओपोली का मतलब उसके पहले बाइलेटरल वर्ड दिया हो, तो बाइलेटरल का मतलब यही होता है जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है ना, द्विपक्षीय हो। ठीक है, दोनों पक्षों में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? डुओ और पोली का मतलब सेल करना, सीधी सी बात है। यानी कि जहाँ पर दो ही क्या हों? बेचने वाले हों, और क्या हों? जहाँ पर दो ही बेचने वाले हों और दो ही खरीदने वाले हों। बात पल्ले पड़ी। दो ही बेचने वाले हों और दो ही खरीदने वाले हों, इसका मतलब क्या है बायलैटरल डुओपोली का? जहाँ पर दो ही खरीदने वाले हों और दो ही बेचने वाले हों। अब आप अपना ऑप्शन उठाकर देखिए, फ्यू बायर्स एंड फ्यू सेलर्स बिल्कुल नहीं हो सकता। टू सेलर्स एंड टू बायर ये हो सकता है। वन सेलर वन बायर ये नहीं हो सकता। नो बायर और नो सेलर ये भी नहीं हो सकता। बात पल्ले पड़ी। आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा जाकर, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे लगता है इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन से कुछ भी नहीं डिसाइड होने वाला, थोड़ा सा शांत रहिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायलेटरल ओलिगोपोली। अभी मैंने बोला ओलिगो का मतलब, बायलेटरल का मतलब होगा जहां पर कोई भी भेदभाव ना हो, जहां पर खरीदने वाले भी जितने हों उतने ही बेचने वाले। अब यहाँ पर ओलिगो का मतलब होगा, यहाँ पर ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। क्या होगा? फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ लोग। ठीक है ना, तो ओलिगोपोली का मतलब ये होगा कि कुछ ही खरीदने वाले हों, कुछ ही बेचने वाले हों। बात पल्ले पड़ गई। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही होगी। जहाँ पर भी बायलेटरल होगा, ठीक है ना, और इसका मतलब जहाँ पर जैसे कि मैं लिखा है ओलिगोपोली, ठीक है ना, तो यहाँ पर जितने खरीदने वाले हैं उतने ही बेचने वाले हैं। वैसे पोली का वर्ड मैंने बेचने को बताया, तो दो ही, अगर कुछ ही बेचने वाले हैं तो कुछ ही खरीदने वाले हैं। लेकिन ये जब वर्ड डिसाइड जब भी होगा जब बराबर होंगे, जब भाई साहब बायलेटरल वर्ड पहले दिया हो, याद रखेंगे। तो हो गया कुछ बायर और कुछ सेलर। ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, मतलब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इनका हिंदी बताते हुए चल रहा हूँ। बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। ओलिगो का मतलब होता है जाकर फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू माने कुछ। पोली मतलब होता है बेचने वाला।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने टॉपिक जो पहले से पढ़ रखा होगा तब तो आपके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको कम से कम 5 बार आपको क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपके यानी कि क्वेश्चन जो होंगे मार्केट के सारे आपके दिमाग में उतरेंगे। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपको 5 टाइम क्लास को देखना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, अच्छे अटैम्प्ट्स के लिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्कोर ना हो, मेरी सारी क्लासेस देखना, फिर पता खुद ही चल जाएगा कि कितना अच्छा स्कोर होता है कि नहीं। सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ। अब बोला क्या है कि बेचने की कीमत किसकी एक यानी कि फैसिलिटी है या फीचर है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, या बायलैटरल मोनोपोली की। तो बेचने की जो सेलिंग कॉस्ट होती है किसकी एक फीचर है, आपको ये बताना है। तो बात समझ में आ रही होगी कि जो ये क्या बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट है, ये किसका फीचर है, आप बताएंगे। मोनोपोली का। मैंने बोला है अभी, पोली का मतलब होता है सेल करना, मोनो का मतलब होता है वन। तो यानी कि जब एक ही बेचने वाला हो और खरीदने वाले कितने हो, कई। यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट फीचर होगा किसका, जब बेचने वाला एक हो और खरीदने वाले कई। इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाईलेटरल मोनोपोली मीन्स, यानी कि बाईलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ठीक है। और मोनोपोली, अब मैंने बोला था बाईलेटरल जब भी वर्ड किसी के वर्ड के पहले आएगा, जैसे कि मोनोपोली वर्ड आया, ठीक है ना, तो ये उसको बताता है कि जितने यहाँ पर आदमी, जैसे कि यहाँ पर लिखा मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, पोली का मतलब होता है सेल, ठीक है ना। देखो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। मोनो का मतलब होता है एक, पोली का मतलब होता है बेचना, ठीक है। तो एक ही बेचने वाला हो और खरीदने वाले भी एक ही हो, इसका जस्ट एक उल्टा भी मीनिंग निकलेगा, बायर, ठीक है, BUYER होता है, ठीक है। तो एक ही बेचने वाला हो, एक ही खरीदने वाला हो, तो उसका मतलब होता है बायलेटरल मोनोपोली। बात पल्ले पड़ी। तो यानी कि सिंगल सेलर हो और सिंगल बायर हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा है ओलिगो ओलिगोप्सोनी इस क्या है, ओलिगोप्सोनी क्या है, ओलिगोप्सोनी क्या है। तो ओलिगोप्सोनी मैंने बोला है कि जाकर कई बार कि ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और सोनी वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है बायर, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर बराबर तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिख कर आया ओलिगो सोनी। तो यहाँ पर कुछ खरीदने वाले हों लेकिन बेचने वाले ज़्यादा हों, ठीक है ना। ओलिगोप्सोनी का मतलब होता है खरीदने वाले तो लिमिटेड हैं, कुछ ही हैं, लेकिन खरीद बेचने वाले ज़्यादा हों, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम जाकर भाई मेरे ओलिगोप्सोनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ऑफ टू बायर्स, नन ऑफ द अबोव, मार्केट ऑफ मोर देन टू बायर्स। अब मैंने बोला है जाकर यहाँ पर बायर्स कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, बट बट लिमिटेड टू फ्यू, नो। मार्केट ऑफ मैनी सेलर्स, ओलिगोप्सोनी का मतलब क्या हुआ जाकर, जहाँ पर भाई मेरे दो से ज़्यादा क्या हों, खरीदने वाले हों, मोर देन टू बायर्स हों, ठीक है ना, बट लिमिटेड टू फ्यू। आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगाएंगे जाकर थर्ड ही, ठीक है ना। जब दो से ज़्यादा खरीदने वाले हों तो आप लगाएंगे ओलिगोप्सोनी, ठीक है ना, दो से ज़्यादा खरीदने वाले। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले एक सवाल की तरफ। अगला सवाल है डुओप्सोनी इज़ अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज़, मतलब कि डुओप्सोनी एक मार्केट की सिचुएशन, एक स्थिति है जहाँ पर कहा जाता है। तो डुओप्सोनी का मतलब, डुओ का मतलब होता है दो, सोनी का मतलब होता है बाई करना, ठीक है ना। तो दो ही खरीदने वाले हों लेकिन बेचने वाले जो हैं जाकर ना मैनी सेलर, मैंने बोला था जस्ट इसके अपोजिट भी एक मीनिंग निकलेगा। यहाँ पर लिखा है डुओप्सोनी, तो यहाँ पर दो खरीदने वाले, बाकी बेचने वाले कितने हों, ज़्यादा हों। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे जाकर कि फ्यू सेलर्स, नो, फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, फ्यू बायर्स, मैनी सेलर्स, फ्यू सेलर्स, अच्छा ठीक है,
वन सेलर एंड फ्यू बायर, नो। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, कुछ बायर हैं, खरीदने वाले बेचने वाले ज़्यादा हैं। तो बेचने वाले ज़्यादा आपको यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। यानी कि बेचने वाले ज़्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि आप क्या करते हैं जाकर कोई बेचने वाले जहाँ ज़्यादा हों, मैंने बोला कि जैसे कि मान लो मर्सिडीज बेंज है, ठीक है, एक सिटी हो जैसे कि मर्सिडीज बेंज, तो बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं और ख़रीदने वाले केवल केवल दो ही लोग हों। मतलब दो का मतलब सिचुएशन एक ऐसी मार्केट की हो, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर दो ही बंदे होंगे। तो बात पल्ले पड़ी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच एमंग द फॉलोइंग मार्केट्स हैज़ ओनली वन बायर फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्केट है जहां पर केवल एक ही बायर हो, क्या हो, केवल केवल एक बायर हो फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए, मतलब खरीदने वाला एक हो। बात पल्ले पड़ी। तो मैंने बोला था पॉली का मतलब होता है बेचना, पॉलिस्टिक का मतलब होता है भी है वही बात है बेचने वाली, सोनी का मतलब होता है बाई से, ठीक है ना। और खरीदने वाला जब एक हो तो मोनोप सोनी हो जाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला सवाल है कि डुओपोली क्या है। तो डुओ, देखो कुछ ही सवाल होंगे ज़्यादा, देखो 7 पेज है, 2 सीटें निपट गई हैं, 5 और बची हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 35 सवाल होंगे। तो डुओपोली क्या होता है, डुओ का मतलब होता है दो, पॉली का मतलब होता है सेल करना। तो दो बेचने वाले हों, ठीक है ना, दो बेचने वाले हों और खरीदने वाले कितने हों, कई हों, ठीक है ना। तो बेचने वाले जब दो हों और खरीदने वाले कई हों तब हम कहेंगे डुओपोली। Another name for monopoly, a special type of monopolistic competition to firm oligopoly, none of these। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कहना पता क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पर बोला है कि टू फर्म हो ओलिगोपोली की, मतलब दो ही हो भाई साहब बेचने वालों की, फर्म हो उसको हम बोलेंगे डुओपोली। ऑप्शन इसका लगाएंगे आप सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपसे अगला सवाल पूछा है कि डुओपोली इज द स्पेशल केस ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो डुओपोली जो है किस प्रकार की मार्केट का, बाजार का एक स्ट्रक्चर स्थिति है, वे एक विशेष स्थिति है। तो डुओपोली का मतलब, डुओ मतलब होता है दो, पोली का मतलब होता है सेल करना, दो बेचने वाले हों, तो ओलिगोपोली हो सकता है, हो भी सकता है। पर इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर एक परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। देखो एक होता है, देखो मैंने बोला है कि एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे बेहतर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, ठीक है। और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थोड़ा सा जगह कम है तो मैनेज कर लो। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, देखो बेचने वाले भी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ख़रीदने वाले भी भाई मेरे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ही होंगे। बात पल्ले पड़ी, यानी कि बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी दोनों ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार से इसमें भी खरीदने वाले भी ज़्यादा होंगे और बेचने वाले भी ज़्यादा होंगे। बात पल्ले पड़ रही है मुझे लगता है इतनी बात, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में भी उतने ही आदमी हैं जितने कि मोनोपोलिस्टिक में, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। तो इसमें भाई साहब कोई आएगा, यानी कि फ्री एंट्री है, कोई आ जाए और कोई चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि चाहे वो मूव हो जाए, कोई आए कोई जाए, तब भी परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बताऊं, 50 लोग सब्जी बेच रहे थे, ठीक है। अगर एक आदमी आ गया सब्जी बेचने लग गया तो उससे मार्केट पर क्या असर पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। कोई आए और एक बंदा वही चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि खरीदने वाले तो उतने ही है ना वहाँ पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से मोनोपोलिस्टिक में होता है कि भाई मेरे फ्री एंट्री, कोई भी आए कोई भी जाए। बात पल्ले पड़ी। तो 50+1 का मतलब कोई आए और कोई एक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सारे के सारे होने चाहिए होमोजीनियस। कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस।
होमोजीनियस भाई मेरे होते हैं जाकर जैसे कि प्रोडक्ट वहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट ही बेचे जाते हो, एक जैसे ही प्रोडक्ट बेचे जाते हो। अगर मैंने कहा कि ये सब्जी बेच रहा है तो ये भी सब्जी बेच रहा हो, ये भी सब्जी बेच रहा हो, ये भी सब्जी बेच रहा हो, मतलब प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो सिमिलर दिखाई पड़ेंगे इसमें परफेक्ट कंपटीशन में। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो भाई मेरे इनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट के कारण इनकी वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। और यहाँ पर सेम प्रोडक्ट हैं तो भाई मेरे सेम प्रोडक्ट का मतलब सेम ही प्राइस होंगे, बात पल्ली पड़ गई, ठीक है ना। अब अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जब सेम प्रोडक्ट है तो क्या यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खूब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, खूब प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ गई, समझ में आया कि नहीं। फिर बोला जाएगा इनमें से कौन सी रियल मार्केट है, तो मोनोपोलिस्टिक एक रियल मार्केट है, और जबकि परफेक्ट कंपटीशन ये एक रियल मार्केट नहीं है। बात पल्ले पड़ गई। और सबसे ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट, अब इतने में ब्रांडेड कौन सा प्रोडक्ट होगा पता ही नहीं चलेगा, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ पर होंगे, जहाँ पर डिफरेंट होंगे प्रोडक्ट। बात पल्ले पड़ी। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो डुओपोली जो होता है जाकर भाई मेरे, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन बोला है, ठीक है ना। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में तो भाई साहब बहुत सारे होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर आपको लगाना होगा तो डुओ आता है कैटेगरी में जिसमें आते हो ओलिगोपोली। क्यों? क्योंकि पोली का मतलब बेचने से ही है और ओलिगो का मतलब होता है कुछ, तो कुछ में दो भी आते हैं और दो से ज़्यादा भी आते हैं। बात पल्ले पड़ी। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, कुछ में दो भी आते हैं और दो से ज़्यादा भी आते हैं। बात पल्ले पड़ी, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा, पहला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मोनोपसोनी क्या होता है। सोनी का मतलब होता है बाई करना, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक ही खरीदने वाला हो और बेचने वाले कई हों। क्या मतलब हुआ इसका, एक ही बायर हो और सेलर कई हों, सेलर कई हों। तो आप क्या कहेंगे जाकर भाई साहब, मोनोपसोनी का मतलब एक बायर होना चाहिए, तो ए फ्यू बायर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए फ्यू बायर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, आपसे डायरेक्टली ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं भाई मेरे जहां पर कोई भी प्रॉफिट ना हो, कोई भी प्रॉफिट ना हो और कोई भी लॉस ना हो, यानी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। एवरेज रेवेन्यू ये हो नहीं सकता, टोटल रेवेन्यू ये हो नहीं सकता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना जाकर ब्रेक इवन पॉइंट में कभी भी भाई मेरे ऐसा होता है, आपका मार्जिनल जो रेवेन्यू हो, रेवेन्यू वो भाई मेरे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब मैंने कहा मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है आपके पास 50 रुपये थे, ठीक है, और आपने उस किसी चीज़ की कीमत भी 50 रुपया लगाई, तो इससे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा जाकर ए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि मार्केट का जो संतुलन होता है वो व्यापारिक वस्तुओं के लिए भाई साहब कैसा होता है, कैसे निर्धारित करते हैं। मतलब व्यापारिक वस्तुओं के लिए हम संतुलन कैसे कि मार्केट का संतुलन कैसे निर्धारित करते हैं। तो भाई साहब अगर कभी भी आपसे पूछे कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है जाकर किसी भी व्यापारिक वस्तु के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका मतलब ही होता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बात पल्ले पड़ी। जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो भी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इनमें से इंटरवेंस मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर द कमोडिटी, मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो आप ये बात समझ ही गए कि भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम में आपको याद रखना है जाकर इसमें प्रॉफिट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, और इस प्रकार से मैनेज करना है कि बैलेंस ऑफ द फोर्स ऑफ डिमांड, यानी जो डिमांड की जो भी आप मतलब जो बैलेंस करना है, डिमांड को जैसे भी बैलेंस करना है कि भाई साहब सप्लाई भी व्यापारिक वस्तुओं की बराबर होती रहे और डिमांड भी बढ़ती रहे, जिससे हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता रहे। इसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
मार्केट इक्विलिब्रियम प्रॉफिट से रिलेट करता है, मैंने बोला था, जहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होती रहे और सप्लाई भी होती रहे चीज़ें। इन अ स्पेसिफिक मार्केट इज़ द पॉइंट वेयर क्वांटिटी बैलेंस आर। तो मैंने बोला है भाई मेरे, क्वांटिटी यानी कि क्या होना चाहिए, डिमांड की जो होनी चाहिए वो बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ में ना आया हो तो मैं बताता हूँ मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने कहा आपके पास 10 यूनिट थी, ठीक है, और 10 यूनिट को मैंने कहा 10 यूनिट पर खर्चा आया कितने का, 120 रुपया, बात पल्ले पड़ी। फिर मैंने कहा 11 यूनिट भाई मेरे, अभी यानी कि यूनिट कितनी बढ़ी, एक, यानी कि मैंने डिमांड को बढ़ा दिया, 10 से कितनी हो गई, 11, लेकिन पैसे अभी भी कितने हो गए, 28 रुपया, यानी कि यहाँ भी उसकी कीमत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट कितने पर हुआ, एक यूनिट पर 8 रुपये का। तो मैंने बोला है ना यहाँ पर भाई मेरे, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रॉफिट दिखना चाहिए, यानी क्वांटिटी डिमांड की क्या होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ़ मार्केट सप्लाई इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वैसे आपने डिमांड सप्लाई अभी पढ़ी नहीं है तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। सप्लाई और प्राइस में जो होता है जाकर इन्वर्स रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बोला है कि अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस उसके गिर जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आप खुद सोचो, मैंने कहा मान लो जैसे टमाटर भी थे, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो टमाटर जो था भाई मेरे, मार्केट में इसकी क्या हो गई थी, मार्केट में इसकी कमी हो गई थी, मार्केट टमाटर टमाटर मार्केट में कम हो गए थे, तो इसकी प्राइस भाई साहब क्या हो गई थी, प्राइस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। प्राइस बढ़ गई थी कि नहीं, 200 रुपये किलो कुछ अप्रॉक्सीमेट टमाटर बिका था। लेकिन यहाँ पर बोला है कि मार्केट सप्लाई बढ़ा दी जाए। अगर टमाटर ही भाई साहब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि प्राइस की वैल्यू गिर जाएगी अपने आप ही। तो मार्केट यानी कि जो सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस गिरेंगे, डिपेंड, सॉरी, समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म डबल्स इट्स आउटपुट देन इट्स टोटल रेवेन्यू। यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म क्या हो जाएगी, डबल कब हो जाती है, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म डबल हो जाती है अगर डबल इट्स आउटपुट, यानी कि जितना आउटपुट दे रहा है उसकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसका कुल रेवेन्यू क्या हो जाएगा जाकर आपको ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव जो फर्म है, अब यहाँ पर देखो, ना ही उसमें कोई डिमांड में चेंज हुआ है, ठीक है ना, और ना ही प्राइस में कोई चेंज हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें तो स्टेबल हो जाएंगी, बात पल्ले पड़ी, स्टेबल रहेंगी, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यहाँ पर है कि कंपटीशन बढ़ गया। पहले बंदे 4 थे, अभी कितने हो गए, 8 हो गए। अब बंदे बढ़ गए यानी कि परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो कंपटीशन बढ़ने से भाई साहब प्राइस जो हो जाएगा जाकर, वो भी भाई साहब क्या हो जाएगा, डबल ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, डबल ही होना चाहिए। बात पल्ले पड़ी, समझ रहे हो कि नहीं, वरना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीटिव यानी कि फर्म होता है जहाँ पर अगर आउटपुट हमारा डबल होता है तो वहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी डबल होगा। बात पल्ले पड़ी, अगर आउटपुट होता है डबल तो रेवेन्यू भी डबल होना चाहिए। बात पल्ले पड़ी। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन डबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेस देन डबल डबल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक मोनोपोली कंपनी, एक मोनोपोली का मतलब होता है भाई साहब एक ही बेचने वाली कंपनी, एक कंपनी बेचती है, विल प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी एट विच, यानी कि किस कीमत पर, किस मात्रा पर वो कम, मतलब कि जो एक कंपनी होगी वो प्रोड्यूस करेगी, जो उत्पादन करेगी किस मात्रा पर करेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट में मैंने बोला था भाई मेरे, आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले कि प्रॉफिट से रिलेट करती है, तो मैंने बोला था कि भाई साहब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें मैंने बोला था भाई मेरे, आपको बताया था कि अगर कोई 10 यूनिट हो, 10 यूनिट बेचने वाला हो, 10 यूनिट का खर्चा अगर 120 रुपया आता हो और मैंने एक यूनिट को और बढ़ा दिया तो अब कितनी हो गई, 11 यूनिट। तो भाई साहब ये जो 120 रुपया था ना, इसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। मैंने कहा मान लो 128 रुपया, ठीक है।
तो प्रॉफिट का कितना हुआ 8 रुपया। तो 1 यूनिट पर 8 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, इसी को बोलेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू और इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्म्स cooperate with each other in determining price or output or both. It is a feature of, कहने का मतलब भाई मेरे ये है कि फर्म जो होती है जो कॉपरेट करती है, कैसी होती है कोऑपरेटिव, एक दूसरे की क्या करते हैं कोऑपरेटिव होती हैं, और ये डिटरमाइन करती हैं प्राइस को, ठीक है, अथवा आउटपुट को यानी कि रिजल्ट को, अथवा दोनों को। यानी कि वो क्या करती हैं, जाकर एक ऐसी फर्म होती हैं जाकर जो एक दूसरे में क्या होती है, एक दूसरे की संलग्न होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना। और वो निर्धारित क्या करती हैं, या तो प्राइस को निर्धारित करेंगी या उत्पादन को निर्धारित करेंगी, ठीक है, दोनों को। तो ये जो फीचर होता है भाई मेरे किसका होता है, तो ये भाई मेरे होता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली का। किसका, कोल्यूसिव ओलिगोपोली जो होती है जाकर ये इसका फीचर होता है जहाँ पर दोनों वस्तुएं एक पर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना, उनकी प्राइस भी और उनके उत्पादन भी दोनों ही, उसको बोलेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is not a characteristic of a price taker firm? तो इनमें से कौन सी एक नहीं है जो प्राइस टेकर फर्म की जो करेक्टरिस्टिक जो नहीं है, मतलब कि बताना है आपको कि प्राइस लेने वाले की एक इनमें से एक करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी। तो इनमें से जो नहीं होगा भाई मेरे, निगेटिवली स्लॉप्ड डिमांड कर्व। कभी भी डिमांड कर्व जो होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा, चाहे कितना भी कंपटीशन हो जाए, लोगों की मांग जो होगी हमेशा रहेगी ही रहेगी, ये बात जानते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लो प्राइस को भाई साहब चाहे जितना भी बढ़ा दो, ठीक है ना, लोग मांग करने, जो मांग जो हो जाएगी ना वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। बात पल्ले पड़ी। मैंने बोला था कि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है कि नहीं, मैंने बोला है डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ कुड एन ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज हिज आउटपुट विदाउट चेंजिंग प्राइस। मतलब कि आपको ये बताना है कि मतलब कि एक ओलिगोपोलिस्ट क्या करता है, ओलिगो मतलब पोलिस्ट का मतलब ये हो गया कुछ ही बेचने वाले हो, क्या हो, कुछ ही बेचने वाले हो। कुछ ही बेचने वाले क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अपने आउटपुट को। मतलब कहने का मतलब है उत्पादन की वृद्धि कर देते हैं, बेचने वाले क्या कर देते हैं, उत्पादन की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और बिना किसी चेंजिंग प्राइस के, यानी कि प्राइस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इससे भाई मेरे क्या हो सकता है, क्या होगा, उससे आउटपुट पर हमारा क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे भाई मेरे होगा क्या कि जो भी भाई साहब उत्पादन मात्रा में किया गया है, आउटपुट में जो भी उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है, ठीक है ना, तो मैंने ये बोला है कि भाई मेरे अगर प्राइस चेंज नहीं हुए, क्या हुए, प्राइस अगर चेंज नहीं हुए, ठीक है ना, तो वहाँ पर भाई साहब कोई कंपटीशन या यहाँ पर देखो वहाँ कीमत भी नहीं कम होगी, ना ही आउटपुट भी रिड्यूस होगा, ठीक है ना, और ना ही मार्केट पर रिड्यूस मार्केट एफर्ट, मार्केट कम नहीं होगी, थ्रू नन प्राइस कंपटीशन, कोई प्राइस में कंपटीशन नहीं होगा। समझ रहे हो, मैंने कहा मान लो जैसे कि मैं बताता हूँ, आप गए मान लो सब्जी खरीदने, ठीक है ना, मैंने कहा 3 आदमी थे, ठीक है ना, और तीनों आदमियों ने पहले 2 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो था। अब सभी ने क्या कर दिया, जाकर कुछ लोग थे अपनी कीमत के उत्पादन बढ़ा दिया, 2 के बजाय 4 कर दिया, 3 के बजाय 5 कर दिया, 4 के बजाय इसने 10 कर दिया। खुद सोचना। और इन्होंने प्राइस जो था जाकर 2 प्रोडक्ट के पहले भी 10 रुपये थे, 3 प्रोडक्ट के पहले 20 रुपये थे, 4 प्रोडक्ट के पहले 40 रुपये थे। अभी उन्होंने प्राइस आज भी भाई साहब प्रोडक्ट उतने ही रहे, 20 के बजाय 5, 3 के बजाय 5 हो गए, 4 के बजाय 10 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट तो 40 रुपया ही रहा। समझ रहे हो कि नहीं। तो जब प्राइस भाई मेरे क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो भाई साहब जो डिमांड होगी, यानी कि मार्केट पर कंपटीशन जो होगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई है, मुझे लगता है इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म। यानी कि जो टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है जो किस प्रकार की मार्केट का एक फर्म है, ठीक है ना। तो ये जो टूथपेस्ट होता है भाई मेरे, आपको मैं बता दूं, जहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई मेरे ये कोई टूथपेस्ट है, ठीक है ना, और ये टूथपेस्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। किस में आता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। आंसर तो इसका ए है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कैसे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है भाई मेरे, कई बेचने वाले होंगे। अब टूथपेस्ट जो होंगे कई बेचने वाले होंगे, जहाँ पर खरीदने वाले भी भाई साहब कई भी होंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब टूथपेस्ट की यहाँ पर हाई डिमांड, सॉरी हाई एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि टूथपेस्ट के जो होंगे जो कई प्रकार के होंगे, वेरियस होंगे, डिफरेंट होंगे, कई प्रकार के होंगे, तो उनकी प्राइसें भी भाई साहब अलग अलग ही होंगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पर मोनोपोली यहाँ वगैरह वगैरह परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर प्रोडक्ट दिखाई पड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ओलिगोपोली में कुछ ही बेचने वाले होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत सारे बेचने वाले हैं। एक बेचने वाला हो तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बात पल्ले पड़ गई। तो टूथपेस्ट जो आता है मोनोपोलिस्टिक क्यों कंपटीशन में आता है? क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट वेरियस प्रोडक्ट होंगे और वेरियस प्राइस होंगे, समझ रहे हो कि नहीं, और वेरियस सेलियर होंगे, समझ रहे हो, और वेरियस ही बायर होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बात समझ में आ गई कि नहीं? पेटेंट क्या है? तो पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है जाकर मतलब कि इसको ऐसा होता है पेटेंट कि जैसे मान लो कि आपने इसका आविष्कार किया, ठीक है ना। पेटेंट का मतलब मान लो आपने ये एक चीज़ बनाई, ठीक है। अब इसको आप जाएंगे कहीं, ठीक है, सरकार से कहेंगे कि भैया हमने ये चीज़ बनाई है, इसके अलावा और कोई बना नहीं सकता। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो उस पर आपको क्या होता है, जाकर उस पर आपका अधिकार हो जाता है, इसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं रहता है। उसको हम बोलेंगे पेटेंट। बात पल्ले पड़ी? समझ में आ गया कि नहीं पेटेंट क्या है? बात समझ में आ गई हो तो कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और इसका एक एक्सक्लूसिव यानी कि एक विशेष अधिकार हो जाता है, जो इसको आविष्कार करेगा, जो भी इसका आविष्कार करेगा उसके पास एक विशेष अधिकार हो जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मैंने बताया था अभी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज डोमिनेटेड। अच्छा, और आगे सवाल है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है भाई मेरे, ठीक है, और ये किस में आता है? परफेक्ट कंपटीशन में नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक भी भाई मेरे वेरियस होती हैं, आप ये बात जानते हो, ठीक है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या होती हैं भाई मेरे? वेरियस होती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और लेकिन वेरियस तो होंगे, लेकिन एक बात खुद सोचो कि सॉफ्ट ड्रिंक में भाई साहब क्या बहुत सारे लोग होंगे? नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक में भाई साहब बेचने वाले कुछ ही लोग होंगे। बात पल्ले पड़ी? कुछ ही भाई साहब क्या होंगे, बेचने वाले होंगे, और खरीदने वाले जो होंगे वो कई होंगे। अब यहाँ पर भाई मेरे कुछ ही जब हैं, तो कुछ वर्ड परफेक्ट कंपटीशन से बाहर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से बाहर हो जाता है। बचे कितने? ओलिगोपोली। अब यहाँ पर बेचने वाले भाई साहब कई हैं, तो मोनोपोली में भी बेचने वाले कई खरीदने वाले सॉरी यहाँ पर कई हो सकते हैं, लेकिन बेचने वाले तो कुछ ही है ना। तो आप कहेंगे ओलिगोपोली। इसका ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चाहे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह वगैरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली शोज। जो फर्म क्या करती है जाकर, फर्म जो होती है डिमांड कर्व की डिमांड मोनोपोली शो करती है। देखो मोनोपोली, देखो आप जानते हो मोनोपोली में क्या होता है, डिमांड कर्व क्या दिखाता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मोनोपोली का मतलब जब बेचने वाले कितने हो, एक बेचने वाला हो, समझ रहे हो। जब बेचने वाला
तो देखो पहली चीज़, पहली स्टेटमेंट है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, अगर अलग अलग क्या हो, कीमतें हों और अलग अलग कंज्यूमर हों, और किसके लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए। मतलब पहले वाले का मतलब यह है कि मैंने कहा दो बंदे हैं, ठीक है, और दोनों के लिए भाई साहब प्रोडक्ट भी, मान लो ये ए है और बी है, सॉरी ए है इसके लिए भी और ए इसके लिए भी है। मैंने कहा बंदे मान लो ये एक्स और जेड थे, ठीक है। अब एक्स और जेड के लिए प्रोडक्ट क्या है, ए और ए, ठीक है। अब इन दोनों के लिए अगर प्राइस जो हो वो दोनों प्राइस कैसे हो, अलग अलग। अब मैंने कहा दोनों के लिए प्रोडक्ट ए हैं, ठीक है, इसके लिए भी जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। बेचने वाले कितने हैं, एक और दो, दोनों बंदे अलग अलग। अब प्राइस अलग अलग, अगर ये 2 रुपया रखे और ये 3 रुपया रखे, तो भाई साहब इसको पता है क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या बोलते हैं जाकर, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जबकि बोला है कि प्राइस का एक्सटेंशन बोला है, तो प्राइस का एक्सटेंशन नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें से आपको ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। फिर अगला बोला है कि सी वाला, कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, प्राइस अलग अलग हैं, अलग अलग कंज्यूमर भी हैं और प्रोडक्ट सेम है, इसको बोलते हैं भाई साहब डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बात पहले पड़ी, जो मैंने पहली जो स्टेटमेंट ये समझाई है ना, एक्चुअल में ये सी को अप्लाई करती है, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, देखो, व्हेन कंपेयर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तुलना मोनोपोली की एक किसी फर्म से तुलना करें, तो उसमें डिमांड कर्व का जो होगा, डिमांड कर्व इनफाइनाइट इलास्टिक होगा, नहीं, मोर इलास्टिक हो सकता है अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से डिमांड कर्व ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली, यानी मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से तुलना करें, तो इलास्टिसिटी जो होगी वो मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लचकदार होगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिमांड जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लचकदार हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ट्रू, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, तो सोल्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर डिफरेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट्स सोल्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर होमोजीनियस, तो देखो सी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी होमोजीनियस वर्ड दिया, ये भी नहीं हो सकता है। सोल्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर डिफ्रेंशिएट बट सपोर्टेड विद एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ऑप्शन इसका डी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर केवल केवल कंपटीशन दिया, यहाँ पर बाय साहब एडवर्टीजमेंट को भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।